गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने कुछ और अतिरिक्त उत्साह दिखाया और उसका परिणाम है कि मुझे आज बहुत सारे ढेर सवाल मिले। सबसे पहले सवाल भेजने के लिए श्वेता जी को धन्यवाद। बहुत लोगों का भी सवाल इसमें मिला हुआ है, लेकिन अच्छे सवाल आए हैं और उन सवालों पे अब हम बात करने जा रहे हैं। प्रश्न आपके, उत्तर हमारे, सीरीज 1। पहला प्रश्न है कि आप स्कूल में कम प्रदर्शन वाले शिक्षक पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? हाउ विल रिएक्ट टू लो परफॉर्मेंस टीचर इन स्कूल? तो सबसे पहले जानिए कि लो परफॉर्मेंस एक टीचर का, इंस्टीट्यूशन कहीं भी आपके जो भी आंसर यूपीएससी के पास जाए उसमें पॉजिटिविटी हो। चूँकि स्कूल मैनेजमेंट एक टीम वर्क है, जो कई बार मैंने कहा, लेकिन बीइंग ए प्रिंसिपल आपकी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि कैसे उस टीम वर्क को ठीक से परफॉर्मेंस करें। तो चलते हैं। एक तो अपना ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ सूक्तियाँ हैं संस्कृत का कि अमंत्रम मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मसोधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजना अस्त्रक दुर्लभम। यानी इसका हिंदी में मतलब हुआ कि अमंत्रम मक्षरम, कोई भी अक्षर जो है, मंत्र और अक्षर को जोड़ के बोल रहे हैं, नहीं है कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मंत्र नहीं है। नास्ति नास्ति मूलम नौषधम, कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं है। अयोग्यम पुरुषो नास्ति, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो अयोग्य है। दुर्लभ क्या है? तो योजक मतलब एक लीडर, जो एक नेता, जो एक मार्गदर्शक, पथदर्शक, कि अगर वो उसकी कमी है कि उस वनस्पति का यूज नहीं जान रहा है, उस शब्द का मतलब नहीं जान रहा है और किसी व्यक्ति को योग्य कह रहा है। तो ये तो बात हुई। देयर इज नो साउंड दैट इज नॉट ए मंत्रा, नो प्लांट दैट इज नॉट ए मेडिसिनल, नो वन इज इनएप्ट व्हाट इज लैकिंग इन द कैपेबल। अब साथ के साथ मैं मॉडर्न मैनेजमेंट के 2 किताबों की भी चर्चा करूंगा, जिसका मैं पर्सनली अध्ययन करता रहा हूं। अच्छी किताबें हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। चूंकि ये मामला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, स्कूल मैनेजमेंट का है, तो ब्रिंग योर ह्यूमन टू वर्क, इरिका केस्विन, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर डमीज, हरमैन एंग्यूस की किताब है। इन दोनों किताब और हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि पहले हमको जानने का, किसी भी समस्या में पूरी समस्या को जाननी चाहिए। बीइंग ए हेड ऑफ स्कूल आप जानें कि कोई लो परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस, आप दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। लो परफॉर्मेंस से बेटर है अंडर परफॉर्मेंस। तो अंडर परफॉर्मेंस का क्या कारण है? बहुत सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो और साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक तो कम, सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है। शिक्षक महोदय से बात करें और बात करने के बाद आपको क्या करना है कि एक चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट का मतलब ये है कि आप ये देखें कि पूरे स्कूल का जो परफॉर्मेंस है, साइलेंटली करने की ज़रूरत है। 2-4 दिन लगेंगे कि किस टीचर में क्या क्या एबिलिटी है, जो आपको लगता है कि इसमें टीचिंग स्किल थोड़ा कम है। अब सपोज दैट कोई बीएससी बायो साइंस है और आप उसको फिजिक्स का क्लास दे रहे हैं, क्योंकि देना है आपको, साइंस के हैंड्स के नाम पे 10वीं तक तो सब कुछ पढ़ाना है। देख रहे हैं कि फिजिक्स में उसकी लैकिंग है, बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो टैलेंटली आप उसको देखिए कि जो बीएससी मैथ हैं उनको ही फिजिक्स तक रखिए, इनको केमिस्ट्री में शिफ्ट कर सकते हैं। कोई हिस्ट्री ऑनर्स का आदमी है, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत हो रही है, तो चैप्टर को भी आप बांट सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब आपके ऊपर है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो
आप उनको दे दें। और फिर अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई है तो उसको आगे कर दें। अगर किसी स्कूल में सोशियोलॉजी के टीचर नहीं है और कुछ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से पढ़ाना है और आपके पास टीचर है हिस्ट्री का, आपके पास है टीचर पोल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, तो आपके लिए बेटर जजमेंट होगा कि सोशियोलॉजी के अंदर इकोनॉमिक्स वाले को लगाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला जल्दी कनेक्ट कर जाएगा सोशियोलॉजी के हिसाब से। किसी को गेम में आप लगाना चाहते हैं या किसी और काम में, ऑफिशियल काम में थोड़ा ढीला ढाला लग रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूट उसका तैयार कीजिए। तो यही तो लीडरशिप है कि आप प्लेयर्स को लेकर कैसे फील्डिंग सजाते हैं। कई बार होता है कि बहुत अच्छा प्लेयर है, कैच छोड़ता है, तो पता है कि कैच छोड़ेगा तो ऐसे जगह रखा जाए जहां सबसे ज़्यादा कैच आता है, वहां आप उसको ना लगाएं, कभी भी गली स्लिप पे ना लगाएं। तो ये पूरा टीम मैनेजमेंट है, इसलिए लो परफॉर्मेंस कोई शब्द नहीं है। आप यूपीएससी के सामने कभी नहीं बोलेंगे मेरी समझ में, मेरी मान्यता में कोई लो परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको या तो इंटरेस्ट का काम नहीं मिला या उसकी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी चल रही है कि उसके बच्चों को कोई दिक्कत है, बार बार वाइफ को दिक्कत है, भाई को, पेरेंट्स को, तो सॉर्ट आउट बैठ के उसको करना होगा। आपको आउटराइटली रिजेक्ट करना है कि लो परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर, नो वन इज देयर, चूंकि एक खास लेवल के आईक्यू से आया, वो एक प्रोसेस से आया है, पूरा एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, फिर एक पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा किया है, तो उसके परफॉर्मेंस को हम सुधार सकते हैं। ठीक है कि एक का बहुत फास्ट परफॉर्मेंस हो सकता है, बहुत अप्रोप्रिएट हो सकता है, थोड़े 19-20 हो सकते हैं, लेकिन उसको हम अंडर परफॉर्मर कभी कहने की भूल ना करेंगे और ना यूपीएससी के सामने ले जाएंगे। उसके बाद कुछ काम करना है। क्या काम करना है? तो सभी की बात को समझनी है, यानी हर हालत में डेमोक्रेटिक सिस्टम बना के चलना है। हो सकता है कोई आपको शिकायत करता है और ये बहुत ढीला आदमी है, नहीं, समझें और एक एक आदमी से स्कूल में बात करके पूरे स्कूल को जाते ही समझेंगे। दूसरी बात है कि सबकी जवाबदेही तय कर दें, उससे आपको जवाबदेही तय करते ही पता लगेगा कि लैकिंग कहाँ हो रही है। फिर एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मैप बनाएं। कैसे बनाइएगा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मैप? तो खुद लोगों से पूछिए कि आपको सबसे ज़्यादा ये 3 काम है, 3 काम में किस में सबसे ज़्यादा मन लगता है, वही काम पहले चॉइस में रखिए। और जहाँ अगर लैकिंग लगता है तो उस चीज़ को आप अपने ढंग से पॉजिटिव होकर उसको मैनेज कीजिए। दूसरे टीचर्स से मदद लीजिए कि भाई इनको सहयोग किया जाए, कैसे काम का बंटवारा किया जाए, तो उन्हें भी लगेगा सब मिलके आपका साथ देंगे। और आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। अगर जिस संस्था में प्रिंसिपल में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो संस्था गई। हर बात को बहुत शांतिपूर्वक समझना है, क्योंकि आपके पास मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि कोई पावर है, किसी को आप पनिश कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय एक तनाव भरी जिंदगी जीने के। तो और शिक्षक हैं आप, पुलिस थाने का कोई सब इंस्पेक्टर और एसएचओ नहीं है कि उस लहजे में आप किसी क्लिक से बात करेंगे। डिसीजन कभी भी नहीं थोपें किसी के ऊपर, डिसीजन को डिस्कस करें और उसका पार्टिसिपेशन कराएं, और अच्छा करता है तो उसको थैंक्स के मूड में रहें, अप्रिसिएट करें। तो इस ढंग से आपका जवाब कंक्लूड करता हूं कि आपको कहना है कि मेरी नज़रों में या मेरे विचार से ऐसा कोई अंडर परफॉर्मर और लो परफॉर्मर नहीं होता है। हाँ ठीक है, पर्सन टू पर्सन सोशियो और उसका साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, चूँकि पर्सनालिटी मेकिंग के प्रोसेस हैं, तो उस चीज़ को हम एक अच्छे कैप्टन के रूप में हैंडल कर लेंगे और हैंडल करने के लिए ये काम कर देंगे। ठीक है, क्लियर? पीडीएफ मंगा लीजिएगा। आज पीडीएफ नहीं गई, लाइट की बड़ी दिक्कत थी, और कल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परसों वाला भी और ये भी। आप स्कूल को सुचारू संचालन के लिए स्टाफ के बीच टीम भावना और आपसी सहयोग विकसित करने में कैसे मदद करेंगे? हाउ यू विल बी हेल्प टू डेवलप टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल कॉपरेशन अमॉन्ग द स्टाफ मेंबर ऑफ द स्कूल स्मूथली एंड सक्सेसफुली। तो सुचारू रूप से चलाने के लिए कि डेवलप टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल कॉपरेशन अमॉन्ग द स्टाफ स्कूल स्मूथली। स्मूथली का मतलब सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक। तो बड़ा क्लियर है
कि सबसे बड़ा, मैं बराबर बोलता हूं कि जॉन डीवी का शिक्षा और लोकतंत्र केवल बच्चों और टीचर को कनेक्ट नहीं करता, एवरीथिंग स्कूल प्रेमिसेस के अंदर जो भी कुछ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, उसके अंदर आपका थॉट प्रोसेस जो होगा वो डेमोक्रेटिक होगा। यानी सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी। लगेगा कि ये बात बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार किसी छोटी छोटी समस्याओं को लेके आता है, आप सुनेंगे। सुनने से क्या होगा कि उसे ये लगेगा कि आउटराइटली आप किसी बात को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, और आप तर्क से उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करेंगे कि हम तर्क से उन्हें समझाएंगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और जीरो टॉलरेंस स्कूल में रहना चाहिए। क्या जीरो टॉलरेंस? कि एक प्रिंसिपल के आते ही स्कूल में ये पता चले कि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि कोई लेट से भी आ रहा है तो उसको एंट्री मिल रही है, या कोई भी चीज़, कोई ढीला है, कोई क्लास में जाके पढ़ा नहीं रहा है। तो हर चीज़ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। चाहे ऐसा नहीं है कि कोई आपका ब्लू आइज टीचर मिल गया, अच्छा टीचर है, पहले से आप जान रहे हैं, तो उसके प्रति आपका व्यवहार में कहीं ना कहीं भेदभाव हो तो मुश्किल है। ये कभी नहीं होना चाहिए। एक मैसेज सबको जाना चाहिए कि सर या मैडम जो आए हैं बहुत ऑनेस्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं, और किसी बगैर किसी पक्षपात का, बगैर किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी ढंग का पक्षपात किसी के साथ नहीं होना चाहिए। होगी संस्था खत्म हो जाएगी, कभी स्मूथली नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स चालू हो जाएगा और गुटबाजी चालू हो जाएगी। इससे सदैव बचना है, और इसका एकमात्र तरीका है कि आपको पॉजिटिव रह के जीरो टॉलरेंस पे चलना है, कहीं किसी को रियायत नहीं देना है। थर्ड क्वेश्चन, आप अपने स्कूल के रिजल्ट कैसे सुधारेंगे, विशेषकर अपने विषय का। हाउ विल यू इम्प्रूव द रिजल्ट ऑफ योर स्कूल पार्टिकुलरली इन योर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ये तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको अब टीचर नहीं रखने जा रहा है। हाँ, ये पूछेगा कि आप अपने स्कूल के परफॉर्मेंस को, रिजल्ट को कैसे सुधारेंगे, क्या करेंगे। तो बड़ा एक टेक्निकल सवाल बनता है, क्योंकि आप ऐसे स्कूल में चले गए जो बिल्कुल रूरल एरिया में है और रिज़ल्ट बहुत ख़राब जा रहा है, और आपको वहाँ पोस्टिंग कर दी गई, तो आप तो ये मना नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे। चूँकि डिपार्टमेंट को बहुत उम्मीद रहेगी कि यूपीएससी का प्रिंसिपल आया है। तो सबसे पहले कि बड़े सेंस में चीज़ों को समझना होगा। आफ्टर ऑल स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सरकार भी आपकी चाहती है, समुदाय भी चाहता है, कम्युनिटी भी चाहता है कि रिजल्ट अच्छा हो। आप कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, कितना अच्छा टीचिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अंत में जो जीता वही सिकंदर की बात आती है, रिजल्ट आएगा ही। हम भले ही जितना आदर्शवादी बात कर लें, लेकिन रिजल्ट को हम खारिज नहीं कर सकते, आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले अपनी स्कूल को समझें कि यहाँ की क्वालिटी क्या है और यहाँ डिफिशेंसी क्या है, यहाँ खामियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं। जब उसको समझेंगे तो उसको समझने में क्या करना है, तो सब्जेक्ट वाइज टीचर का लिस्ट बन जाना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने टीचर हैं और बच्चों की संख्या कितनी है। जब बच्चों की संख्या, टीचर मतलब रिसोर्सेज को आपको चेक करना है, और वो रिसोर्सेज जिसको डिलीवर करेगा उस चीज़ को देखना है कि स्कूल का स्ट्रेंथ कितना है, यहाँ सैंक्शन पोस्ट कितना है। तो इससे ये होगा कि अब आपको मैनेज करना होगा। अब ये आप चिट्ठी किसी को लिख दें कि मुझे शिक्षक चाहिए, ना मिलने जा रहा है। आपको उसी रिसोर्स को बेहतरीन मैनेज करना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसी रिसोर्स में कैसे हम क्लास को अच्छा कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद और सारे जो भी आपके टीचिंग के लोग हैं उसके साथ आप मीटिंग करें, और मीटिंग में उनको रखें कि जो कुछ भी वो क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, दिक्कत क्या होती है कि बच्चा उस चीज़ को समझा नहीं, डिस्कनेक्ट कर लिया खुद को। तो उनको कहिए कि जो कुछ भी हम पढ़ाएं एग्जाम्पल्स दें, क्योंकि एग्जाम्पल्स देने से क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर उसके दिमाग में चली जाती है। बगैर एग्जाम्पल का कुछ भी ना पढ़ाने का प्रयास करें। तो ढेर ढेर एग्जाम्पल दे लें, और हर चीज़ को प्रेजेंट से कनेक्ट कर दें, आज से कनेक्ट कर दें। जैसे
अपने हम लोगों के क्लास में एक बहुत टैलेंटेड गुरु हैं, महिला गुरु हैं, बहुत टैलेंटेड, और उनको ऐसे ही मैं था इंटरव्यू क्लास में, तो मैंने कहा कि एक कहानी को बोर्ड पे पढ़ा के दिखाइए। तो उन्होंने ईदगाह को पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन मैंने कहा कि मैम, आज जो 21वीं सदी के शहर के बच्चे हैं वो ईदगाह को कैसे, दिल्ली में तो कोई बहुत कम लोग ईदगाह को जानता होगा, बहुत, तो क्यों, पहले तो आप ईदगाह कहानी पढ़ा रहे हैं तो ईदगाह को का एक पूरा मतलब क्रिएट कीजिए उसके दिमाग में कि ईदगाह क्या होता है। बताइए कि जैसे हमारा दशहरा मेला होता है वैसे ईद के दिन मेला लगता है, और रिचुअल्स भी, मतलब वहाँ नमाज भी अदा किए जाते हैं और खूब एक दूसरे से मिला भी जाता है और पूरा मेला होता है। जैसे ये पूर्वोत्तर में मैंने इलाहाबाद से लेके बांग्लादेश तक क्या होता है कि दुर्गा पूजा का मेला लगता है, तो मूर्ति भी दुर्गा की लगी होती है, वहाँ लोग पूजा करते हैं, पूजा करके फिर खाने पीने और तमाम मेला लगा होता है। जहाँ के कल्चर में पूजा है, जैसे दिल्ली में रामलीला है तो वहाँ पहले मंडप में लोग जाके प्रणाम करते हैं, उसके बाद होता है, तो वही ईदगाह है। तो वर्तमान से अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो चीज़ों को समझ जाएगा। ये समझ जब जाएगा तो कहीं ना कहीं सिमली को लाना पड़ेगा, बीम विधान को लाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी कक्षा एकदम टाइम पे शुरू होनी चाहिए, कोई डिले नहीं, और पूरी तैयारी के साथ टीचर जाए। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को कोई भी क्लास आज भी मैं लेता हूँ, चाहे कितना दिन से पढ़ा रहा हूँ, जब तक उसको फिर से नहीं देखता हूँ, अपनी लाइब्रेरी से बहुत किताबों को नहीं, तो मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इसलिए टीचर का धर्म है कि पूरी तैयारी के साथ जाए। उससे क्या होता है कि हर दिन आपके अंदर एक टेक्निक डेवलप होता चला जाता है, बार बार चीज़ें आती हैं, टेक्निक, अच्छा इसको ऐसे कराया जा सकता है। पिछले क्लास में थोड़ी दिक्कत हुई थी बच्चों को अकाउंटेंसी के सवाल करने में, थ्योरी कर रहा था, प्रैक्टिकल में इस पार्ट में बड़ी दिक्कत हुआ, बैलेंस शीट एनालिसिस में दिक्कत कर दिया, तो इस पार्ट को ज़रा ठीक से पढ़ाएं, हर कोई से बैलेंस शीट बनवाएं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो लेसन प्लान है, बहुत दुख होता है कि लेसन प्लान को लोग बहुत स्पेयर कर दिए हैं, बैगर लेसन प्लान, और हर साल सत्र जब खत्म होता है, आपको छुट्टी मिलती है, फिर से आप जो पढ़ाते हैं उसका नया लेसन प्लान बनाइए, सेम डे मत बनाइए, उस लेसन प्लान के हिसाब से पढ़िए। जो ट्रेनिंग मुझे अपने एमए के क्लास में मैं सुनील कुमार जी से लिया था, स्वर्गीय बहुत बड़े इतिहासकार थे, कि वो पूरी छुट्टी, या मैं बाजीराम रवि में जब था तो रविंद्रन भी चले जाते थे चेन्नई और पूरा प्लान बना के ही आते थे। इसीलिए आज सिविल सर्विस की दुनिया में आज भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोनों जगह देखा, यूनिवर्सिटी में भी देखा और प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी देखा कि हर चीज़ को प्रॉपर बना के ही काम करते थे। तीसरी बात है, जितना अधिक ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है, ब्लैक बोर्ड का यूज कीजिए, जो कुछ भी पढ़ाना है ब्लैक बोर्ड पे लिखिए और डिफाइन करते रहिए, लेकिन ब्लैक बोर्ड यूज होना चाहिए। अब जैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्लैक बोर्ड की, अगर आपके लिए मैं ब्लैक बोर्ड यूज करूं तो झूठ मूठ का यही क्लास 2 घंटे का होगा, लेकिन वो छोटे बच्चे हैं, बहुत चीज़ को लिखेंगे, कोई स्लो लिखने वाला है, कोई फास्ट, चूँकि जैसे ही आप बोलेंगे क्लास से निकले वो सब भूल जाएगा, चूँकि मेमोरी की सबसे बड़ी समस्या होती है। उसका कारण ये है कि कंसंट्रेशन नहीं है। और जब आप साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीन पियाजे, चूँकि सारे, सिगमंड फ्रायड भी उनके काम से बहुत खुश थे, एडलर भी खुश थे, सब ने कहा कि हाँ शिक्षा में ये ठीक काम कर रहा है। तो वही बात है कि जो जीन पियाजे कहता है कि कैसे प्रोसेस से ब्रेन में एक लेयरिंग सिस्टम बनती है, स्तरीकरण होता है, दैन उसमें चीज़ें डिपॉजिट होती है। तो दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, और बड़ा क्षणभंगुरता है उसके दिमाग में, बड़ा फ्रेजाइल दिमाग है। तो दैट्स वाई द रीज़न कि आप ब्लैक बोर्ड का करेंगे तो लिखेगा, और उससे कहिए कि एक एक बात लिख लो, तो इससे एक नोट्स उसको बन जाएगा, नोट्स बन जाएगा। तो जब घर पे भी उलट के उसको देखेगा या रिवीजन करने के लिए देखेगा, तो उसके पास कुछ समथिंग क्या होगा, कंक्रीट होगा, अब्स्ट्रैक्ट नहीं रह जाएगा क्लास। तो क्लास को कभी अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहने देना है, अमूर्त नहीं होने देना है, पूरा मूर्त बना के रखना है।
और जो कुछ भी पढ़ाएं उसको कन्फ्यूजन में नहीं सुन, क्लैरिटी और लॉजिक के बगैर वो नहीं आगे बढ़ेगा। तो आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिक। बार बार कहता हूँ पढ़ाने से पहले पढ़ के आने के लिए, इसीलिए जितना समय मिले, आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी मिले पढ़ के आएंगे तो हर दिन आपके लॉजिक डेवलप हो जाएंगे और आपके थॉट क्लियरिटी आ जाएंगे। उसके बाद अब थोड़ा टेक्निकल चीज़ों पे आता हूँ। ये तो हुआ कि आपको क्या करना है, उसके बाद भी बहुत कुछ करना है, रिजल्ट अच्छा आएगा। और इस सवाल के जवाब से एक अच्छे प्रिंसिपल के गुण, एक अच्छा एकेडमिक सेशन चलाना, सिलेबस, सबका आंसर आप दे देंगे। इसलिए इसको मैं विस्तार से कर रहा हूँ। अब आप सब जानते हैं कि आकलन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग किसको यूज करते हैं सबसे ज़्यादा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि एक तरह का इंस्टेंट असेसमेंट है। हम किसी से बात करके, किसी टॉपिक को पूछ कर, कुछ क्विज करके, कुछ भी करके हम रचनात्मक आकलन कर लेते हैं। और ये जितना अच्छा फॉर्मेटिव असेसमेंट स्कूल में चलता रहेगा तो जो परीक्षा आप लेते हैं वो क्या कहलाएगा? योगात्मक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो कॉलेक्टिवली वो होता है। अब बड़े लंबे स्पैन पे होता है, 6 महीने में, साल भर में, तो पूरे सिलेबस से, तो उस जगह पूरे चीज़ों को जोड़ कर करने में थोड़ी बच्चों को दिक्कत होती है। तो दुनिया के जितने भी विदेश के शिक्षण संस्थान हैं, जैसे आप फिनलैंड में ही जा रहे हैं, तो वहाँ सब चीज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट उससे वो करना चाहते हैं। लिखाते खूब हैं और उनके यहाँ मूलतः जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ उस पर तमाम ढंग के क्वेश्चंस डिस्कशन करा दीजिए 2 बच्चों के बीच। इंटरव्यू आप उसका ले लीजिए, पूछ लीजिए आपने क्या समझा, आपने अच्छा ये क्या नहीं समझे, ये क्या समझे, एक दूसरे से सप्लीमेंट करा दीजिए, पीयर लर्निंग कराइए। तो बराबर कराते रहेंगे तो सिलेबस धीरे धीरे घुलता चला जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूध में शक्कर को आप घोल डालते हैं। फिर परीक्षा का कोई बोझ नहीं रहेगा। तो आपको फॉर्मेटिव पे ज़्यादा जोर देना है। समेटिव आपके हाथ में है नहीं, वो उसका सिस्टम अलग है, उसका सर्टिफिकेशन अलग है, आपके हाथ में ये है सबसे ज़्यादा। एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोविड के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शिक्षा अनुसंधान संस्थान, जैसे आपने यहाँ NCERT है, इसके निदेशक प्रोफेसर जॉन हैटी का एक शोध आया है। प्रोफेसर जॉन हैटी कहते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, खासकर असेसमेंट वाले पार्ट को लेकर। तो ये कहते हैं कि मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य, मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट क्या होना चाहिए कि शिक्षक का छात्र पे क्या प्रभाव पड़ा, ये असेसमेंट होना चाहिए। और इसका बेहतर फॉर्मेटिव से अच्छा क्या हो सकता है? तो जब हैटी बोलते हैं कि ये करना चाहिए, तो यही तो है कि हम पढ़ा रहे हैं और उधर से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन जब हम दोनों के बीच होगा तो कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। इस पर्पज से आप सोचेंगे कि 6 महीने के बाद देख ले, एक यूनिट टेस्ट करा ले, नहीं, क्लास टेस्ट होना चाहिए। और बहुत चतुराई से, बहुत छोटे छोटे रूप में हो सकता है। यूरोप में क्या करते हैं कि स्लिप बना देते हैं 10-20 टॉपिक का उस क्लास से, और कहते हैं कि एक लॉटरी से टॉपिक निकालिए, इस पर कुछ देर बोलिए। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं, इस पर मेरी थोड़ी तैयारी कच्ची है, चलो 3 बार तुमको मौका देता हूँ लॉटरी निकालने का, तो बड़ा खुश होके अच्छा ये टॉपिक ठीक है। अगर वो तीनों उसके मन पसंद नहीं है तो समझिए कि, लेकिन अब कंपल्सन है कि 3 से ही करना है, 2 भी कर सकते हैं कि एक तुम बदल सकते हो। फिर देखिए कि कैसे उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करें, बार बार वीडियो सुने, और आप बोल सकते हैं यूपीएससी में कि मैं ये करूँगी कि हर क्लास में जैसे टॉपिक ख़त्म होगा उसका एक टिकट का, जैसे पहले डीटीसी में मिलता था टिकट का बंच जैसा, एक टॉपिक खाली लिख दीजिए और रख दीजिए कि आओ इसमें से उठाते जाओ, अगर पसंद नहीं है तो दूसरा लेते चले जाओ। थोड़ी फ्रीडम हुई, थोड़ा आपके प्रति इंटेलिजेंस हुआ, इन दैट केस आप इस चीज़ को देख पाएंगे। यदि आप फीडबैक के रूप में मूल्यांकन करते हैं तो कक्षा का परफॉर्मेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि हमने कहाँ थोड़ी सी ढिलाई की है, हमारे टीचिंग मेथड में कहाँ कोई कमी रह गई है।
और इससे आपको टाइम टू टाइम पूरा वेल इन्फॉर्म आप रहते हैं। दूसरा, प्रत्येक पाठ को शुरू करने से पहले एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। ये सब नाम जो है लोग जब MCQ आता है तो उस समय समझते हैं, लेकिन ये सब आपको करने के लिए है। अब बहुत हिंदी में तो नाम से ही इसका आंसर पता चल जाता है, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक। ये मूल्यांकन क्या है? सबसे पहले कक्षा में आप जाइए, खासकर 8th क्लास से लेकर 10th तक, 12th तक। इसको जो टीचर इसको अपना लेगा वो कभी भी बेस्ट टीचर ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस में कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी विथ चेंज है, कुछ एड ऑन है और कुछ पीछे की बातें उससे उसका कनेक्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो आप पहले जाके 5 मिनट के अंदर जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं उस पर कुछ सवाल पूछिए, बच्चा भी कनेक्ट करेगा और उससे पता चलेगा इन टोटल। और वो कम से कम आधे से ज़्यादा बच्चे से पूछिए, हाथ उठाएगा और पूछते चले जाइए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम को करते रहिए, तो पता चलेगा कि लेवल क्या है। पीछे के क्लास से ये यहाँ तक आया है तो क्या किसी के मर्जी और ग्रेस से आया है या अपने टैलेंट से आया? तब क्या होगा कि आपको सीधे जो सिलेबस है उसको नहीं डिलीवर करना है, थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा 1-2 क्लास और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको वहाँ से खींच के लाएंगे जहाँ वो छूट चुका था, और तब आप नई चीज़ परोसेंगे तो बहुत अच्छा करेगा। तो सबसे पहले एक टीचर को डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहिए, इससे क्लास की शुरुआत करना चाहिए। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जितना भी है जिसके पास स्कूल में रिसोर्स है उसको ज़रूर यूज उसका करें। तीसरी बात, क्वांटिटिफिकेशन क्लास का कराइए, यानी क्वांटिटिव रिवोल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति, चार्ट है, ग्राफ है, सबको कहिए कुछ कुछ बना के लाओ और उसको प्रेजेंट करवाइए, तो ये करवाइए। और एक चीज़ और है, इप्सेप्टिव आकलन। इप्सेप्टिव आकलन क्या है? इसी आकलन से बना है, आप सुनते होंगे सप्लीमेंट्री आ गया, सर मैडम मैं पास नहीं किया, सर मैं पास नहीं किया, सप्ली आ गया। तो सप्ली क्या है कि सप्ली को ही हम इस्पेक्टिव असेसमेंट कहते हैं, इसका हिंदी में कोई टर्म मुझे नज़र नहीं आया। इप्सेप्टिव असेसमेंट में क्या होता है कि फिर कुछ मौका देते हैं, महीना 2 महीने का, उसके बाद उसका असेसमेंट आप करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कोई कि सप्लीमेंट्री एग्जाम किस ढंग का असेसमेंट है। आप सोचिएगा फाइनल रिजल्ट दे रहा है, सब लोग लिख देंगे सुमेटिव गए, आप इसके लिए ये टर्म यूज करेंगे यूपीएससी में, इप्सेप्टिव असेसमेंट, जिससे आपको पता चलेगा कि सेकेंड टर्म में बच्चे ने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के शैक्षिक और सुरक्षा संरक्षा में आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? मतलब एजुकेशनल एंड सिक्योरिटीज़ में आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए सिक्योरिटी है। किसी के कलेजे का टुकड़ा मेरे पास है, वो जैसे आया वैसे जाना चाहिए, बढ़ना वो देसी भाषा में भूथा स्कूल डिक्लेयर हो जाएगा, कोई बच्चे भेजेंगे नहीं। तो एजुकेशनल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी है बच्चों की, बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। तो इस पर आपको बहुत सारे क्लास हमने बहुत लोगों से दिलवाया है। हर ढंग की सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करना, फायर सिस्टम को चेक करना, पूरा एस्टेयर क्लियर रहना चाहिए, कहीं अर्थक्वेक है कुछ है, तो ये अच्छी तरह आप जानते हैं। आपको इतना जानना था किसको देना है, तो सबसे पहले शिक्षा में सुरक्षा को देना है। आपकी नज़र में सर्वोत्तम प्रिंसिपल कौन रहा है और कौन है? तो सीधा सा बात है कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। आप एक नाम ले लीजिएगा, बोल दीजिएगा जुगराल साहब थे, क्या खूबी थी? तो यही जो आप पीछे बोले हैं कि वो क्लास को हम लोगों से सबसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट कराते थे, फिर रचनात्मक मूल्यांकन कराते थे, बराबर क्विज कंपटीशन, बच्चों के बीच डिस्कशन, बहुत टाइम पे वो आते थे, बहुत टीचर के प्रति मानवीय रूप से बहुत इम्पैथिक थे। सबसे बड़ा संसार में जिस चीज़ की खत्मा हो रही है, ये उदारीकरण ने ख़त्म किया है, इम्पैथी। आप सिंपैथी से मत ना आएंगे। इम्पैथी का बड़ा अच्छा हिंदी मतलब है सामान्य अनुभूति। जैसा मैं फील कर रहा हूँ आपके कष्ट को देखकर, आपको पीड़ा है और मेरे अंदर भी इक्वल है, तो इम्पैथी है, जिसको हम उर्दू में बहुत अच्छा शब्द है हमदर्दी। और सहानुभूति तो टाइम बिंग है, वो तो घरियाली आंसू दिखाना है, लेकिन ये मेजर पार्ट है पर्सनालिटी का।
तो सबसे बोलिएगा कि बहुत ही हमदर्दी वाले, हिंदी वाले बोलेंगे हमदर्दी वाले या समान अनुभूति वाले थे, इम्पैथिक थे। तो इसका मतलब कि हर चीज़ को लॉजिक से करते थे, सारे सिस्टम अच्छे थे और वो दिल से चाहते थे कि हमारा स्कूल अच्छा करे। बस 10 पॉइंट गिना दीजिएगा जो पीछे गिना है कि ये करते थे एकेडमिक स्तर पर, और हर दिन सुरक्षा एंड सेफ्टी को वो पर्सनली वॉच करवाते थे कि कहाँ स्विच पंखा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन सिस्टम को रखते थे, बहुत टाइम से आते थे, पंचुअल थे, कोई भी भेदभाव क्लास के डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं होता था। हो गया। स्कूल का समय सारणी बनाते समय परीक्षा की समस्या का मुकाबला कैसे करेंगे? तो परीक्षा की समस्या है ही नहीं, इसको आप समझ गए। मुकाबला वैसा ही करना है कि खूब खूब आपको रचनात्मक फॉर्मेटिव टेस्ट को चलाना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट चलते रहना चाहिए, खुद ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। पता नहीं इस ढंग का सर्कुलर आप लोगों को क्यों नहीं मिलता है, या क्यों नहीं इस बात पे लोगों ने ध्यान दिया कि अगर इस स्टाइल से पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल दिन नहीं है कि उसके रिजल्ट खराब होंगे। स्कूल का समय सारणी बनाते समय किन किन बिंदुओं का, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इस पर बड़ी लड़ाइयाँ होती है। इसमें क्या होना चाहिए कि सारे टीचर को बैठाकर और उसके चॉइस और उससे देखकर ही पीरियड या टाइम टेबल बनना चाहिए। चूँकि टाइम टेबल तो आप बनाते नहीं, वो तो पार्ट आ जाता है, करिकुलम का पार्ट है, सिलेबस का भी नहीं है, वो तो पॉलिसी मैटर है, उसमें थोड़ा बहुत आप हेर फेर करते हैं, लेकिन पीरियड लगना आपकी समस्या है, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। 1-2 टीचर बराबर एब्सेंट रहते हैं, अब उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान को लगने लगता है, वो ऐसा आपने स्कूल का माहौल हो जाता है कि उसको रिवेंज जैसा लगता है कि अरे ये तो हमको ज़बरदस्ती इतना पीरियड दे रहे हैं, हम कमज़ोर हैं इसलिए, और इनको इतना पीरियड मिल रहा है। उससे आपको बचना है। पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, देखिए बहुत बार इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से समझिए। पाठचर्या लैटिन शब्द है जो शिक्षा के संदर्भ में इसको पहली बार यूज किया था पेट्रस रेमस ने, अपनी एक किताब थी उसकी प्रोफेसिया रजिया में किया था। यह पुस्तक उनके मरने के बाद 1576 में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद और लोगों ने थोड़ा बहुत यूज किया, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने इसको अपना पार्ट बना लिया। 1633 में ये ग्लासगो विश्वविद्यालय लंदन ने अपने कोर्स के संदर्भ में इसका यूज किया, और तब से 1924 से आकर आज तक लगातार इसका यूज किया जा रहा है। अब पाठचर्या की परिभाषा को लेकर कहीं भी बड़ी मारामारी है। स्मिथ कुछ बोलते हैं, डेवी कुछ बोलते हैं, केरी कुछ बोलते हैं। तो स्मिथ, डेवी और केली की बातों को लेते हुए हम पाठचर्या को समझने के लिए 4 प्रकार की पाठचर्या की बात करते हैं। एक है अस्पष्ट पाठचर्या, मतलब एक्सप्लिसिट करिकुलम, जिसमें पढ़ाए जाने वाले विषय, स्कूल द्वारा स्कूल का क्या चिन्हित मिशन है, स्कूल कहाँ पहुँचना चाहता है, क्या करना चाहता है, ज्ञान कौशल का विकास, जो किसी भी छात्र से स्कूल उम्मीद करता है। तो स्पष्ट पाठचर्या में ये सारी बातें होती है कि स्कूल क्या चाहता है, उसका मिशन क्या है, क्या होना चाहिए। दूसरा अंतर्निहित पाठचर्या, इम्प्लिसिट, वो क्या है? विद्यालय की संस्कृति से उत्पन्न होने वाली पाठ और उस संस्कृति की विशेषता, व्यवहार, दृष्टिकोण, अपेक्षाएं, मतलब स्कूल के इंटरनल कल्चर से जो लर्निंग आउटकम निकलेगा या जो लर्निंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम इम्प्लिसिट करिकुलम कहते हैं। एक तीसरा हिडन करिकुलम, बहुत यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है प्रिंसिपल साहब। हिडन करिकुलम में क्या है कि अनडिक्लेयर्ड करिकुलम होता है, और इसके अंदर ही आपको पेन लेना है कि पाठ्येतर चीज़ों के अलावे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको कहते हैं, उसको जो जितना पॉजिटिव वे से लेगा और कुछ आगे करके, वो बेस्ट कहलाएगा, और यहाँ से आपका रोल शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके रोल में एक बड़ी बात है
कि इसमें कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, कोई भी लिखित मार्गदर्शन आपको नहीं मिलता है, ये खुद अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करना होगा। इस शब्द को क्वाइन किया था फिलिप जैक्सन ने 1968 में। अब एक आता है बहिष्कृत पाठ, हिंदी में किया हूँ एक्सक्लूडेड करिकुलम। ये इससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये तो इसमें ठीक है लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल आपकी मनमर्जी है। तो छिपा हुआ में प्रिंसिपल का योग आ गया, और उससे भी ज़्यादा एक्सक्लूडेड में आ गया। तो अब ये दोनों इतना कंफ्यूज करता है टर्म से, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिडन करिकुलम एंड एक्सक्लूडेड करिकुलम। तो आपको क्या जवाब देना है कि एक्सक्लूडेड करिकुलम में, जिसको अंतर्निहित कहेंगे, मतलब करिकुलम, तो एक्सक्लूडेड, तो उसमें क्या है कि जो भी विषय है, मतलब संदेश, मूल्य, कुछ भी, वो हम किससे संदर्भित करेंगे, सब्जेक्ट से मिलाकर उस चीज को हम डिलीवर करेंगे। लेकिन हिडन में क्या करेंगे, जो बहुत कुछ जो वातावरण में हमारे स्कूल के है, उस वातावरण से जो चीज वो सीखेगा, यानी एक तरह से ये कोर्स ही मॉड्यूल है कि किसी टीचर का डिलीवरी स्टाइल, किसी टीचर ने वो बहुत प्रैक्टिकल होकर पढ़ाया, बहुत दिखाया, तो लिखित ना होते हुए भी स्कूल के करिकुलम में किसी ने स्पीच देना सिखाया, किसी ने अच्छे से बात करना, ड्रेसअप करना, कैसे अपने मित्रों से मिलना है, कैसे खाना है, कैसे भीड़ नहीं लगानी है, ये सारी चीज़ें हिडन करिकुलम में चली जाती है। लेकिन एक्सक्लूडेड करिकुलम में आपका टैलेंट जाता है। जैसे बहुत लोग बोले कि मैं अपने यहाँ फुटबॉल कुछ खरीद के रख दिया, फलाने फ्लोर को लाइब्रेरी बना दिया, 3 घंटा बाद तक स्कूल को खोला, तो ये सब क्या है, इसके लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है, ये आपका लीडरशिप है। तो हिडन में लीडरशिप कम, सहयोग ज़्यादा काम करेगा आपको, और एक्सक्लूडेड में आपका लीडरशिप। तो यहीं पे पूरा बात बना सकते हैं यूपीएससी में कि मैं एक्सक्लूडेड करिकुलम पे बहुत काम करूँगा। क्या काम करूँगा, तो मॉर्निंग में आधा घंटा पहले जो बच्चे आएंगे उनको कुछ खेलने का व्यवस्था कर दूँगा, कुछ भी जो भी छोटे से साधन से हो सकता है, जैसे फुटबॉल बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, वॉलीबॉल बहुत लोग हो सकता है। उसके बाद मैं किसी टीचर से हम लोग आपस में बात करेंगे, आज 2 घंटा आप रहें, लाइब्रेरी की व्यवस्था कर देंगे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी का करेंगे जिससे लर्निंग उसका पॉसिबल हो जाए। कोई स्पीकिंग का कोर्स करा देंगे, कोई टाइपिंग का कोर्स करा देंगे, कुछ बगल के कुछ लोगों का सहयोग समाज से ले लेंगे, तो अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। तो आपको घुमा के ले आना है कि और सब चीज़ें तो स्टूडियो टाइप की है, हम एक्सक्लूडेड करिकुलम पे बहुत काम करेंगे। उसके बाद है निष्कर्ष। अब मैं मैडम सेल्सिया ब्रासलस्की का नाम लेना चाहूँगा। बहुत ही ये तो कमाल की चीज़ थी, अर्जेंटीना की हैं थी, और उन्होंने वहाँ की अर्जेंटीना की शिक्षा अनुसंधान परिषद की भी, जैसे अपने यहाँ एनसीईआरटी अध्यक्ष रही, और यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो की निदेशक भी रही। इनका पाठचर्या पे क्या मानना है, तो पाठचर्या समुदाय, शैक्षणिक पेशावर और राज्य के बीच एक समझौता है। किसके बीच एक कंप्रोमाइज है, किसके बीच, तो तीनों स्टेक होल्डर, कम्युनिटी, टीचर्स और राज्य के बीच, मतलब स्टेट के बीच, जिसमें शिक्षार्थी को अपने जीवन के विशिष्ट अवधि के दौरान क्या करना है। इसके अलावा पाठ्यक्रम परिभाषित करता है। पाठचर्या, पाठ्यक्रम से कन्फ्यूज नहीं किया, गलती हो जाती है, लोग कर देते हैं, हमारे यहाँ भी कंप्यूटर का। पाठचर्या याद रखिएगा, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किसके साथ सीखना है, ये बताने वाली सेलेसिलिया ब्रासलस्की हैं। तो ये बहुत एक्यूरेट डिफिनीशन है, मुझे सबसे बेहतर डिफिनीशन यही लगता है। लेकिन एक डिफिनीशन है जो भारत पे बहुत लागू होता है, ये भी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, फ्रैंक स्मिथ, मैंने शुरू में नाम लिया था, ये कनाडा मूल के थे, ब्रिटेन में ही ज़्यादा समय रहा। ये साइको लिंग्विस्टिक थे, यानी मनोवैज्ञानिक भाषाविद थे।
तो इसने एक स्टेज 7 स्टेजेस में इन्होंने करिकुलम को डिफाइन किया, जिसका प्रभाव भारत के भी करिकुलम बनने पर 2005 से हम देखते हैं। हालांकि ये गुजर गया 2020 में ही। डायग्नोसिस ऑफ नीड, ज़रूरतों का निदान, उद्देश्यों का नियम, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सामग्री का चयन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सामग्री का संगठन, सीखने का अनुभव का चयन, सिलेक्टिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का अनुभव का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या मूल्यांकन करना है और इसे करने के तरीके साधन का निर्माण करना। तो बेसिकली इसी 7 स्टेज पे करिकुलम बनता है। तो आप इस पे करिकुलम खींच सकते हैं आप भी। हालांकि करिकुलम स्टेट की चीज़ है, वो बड़े संस्थानों के द्वारा पूरे शिक्षाविद से बनता है जो पॉलिसी बनाता है। तो हाईली स्टेट ओरिएंटेड पॉलिसी मैटर है, ये भी आप याद रखिएगा करिकुलम के बारे में। उसके बाद अब फिर बात करें कि अब दोनों में अंतर क्या है, तो सीधा कि एकेडमिक, सभी एकेडमिक एक्टिविटी करिकुलम में आ जाता है। कुछ भी, कैसा स्कूल होगा, कैसा बाथरूम होगा, कैसा कलर होगा, कैसा टेबल कुर्सी, क्या क्लास की लंबाई होगी, एवरीथिंग उसमें लिखा जाता है पॉलिसी के बाद। और उससे केवल पाठ को निकाल कर सिलेबस के रूप में रख देते हैं कि ये पढ़ाना है। करिकुलम को परिवर्तित करना, चेंज करना असंभव जैसा है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप देख रहे हैं कोरोना काल में सिलेबस के साथ क्या मजाक होता है, कभी ये चैप्टर हटा दिया, कभी वो चैप्टर हटा दिया, सिलेबस को घटा बढ़ा एजेंसी करती है। और सिलेबस मूलतः एग्जामिनेशन, वो सबमिटिव एग्जामिनेशन को ही कनेक्ट करती है। परीक्षा कैसे, किन बातों की ली जाएगी, किन टॉपिकों का, उससे जुड़ा हुआ है। और टीचर का काम है सिलेबस, हर जगह हल्ला हो रहा है, अरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ, क्या एग्जाम लेंगे। इतना बड़ा फोबिया नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। वो तो एक कंटेंट है और उसको आपको डिलीवर करना है और उसका एग्जामिनेशन कोई और करेगा। लेकिन इन बिटवीन आप अगर अपने पढ़ाने के दौरान उसका इवोल्यूशन करते रहेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो बड़ा पैनिक भी कई बार सिलेबस शब्द करता है, लेकिन इसकी औकात कुछ नहीं है, ये बदलता घटकता रहता है। संपूर्ण कोर्स है करिकुलम, सिलेबस, अलग अलग कोर्स की चर्चा सिलेबस में होती है। जल्दी बदलना संभव नहीं है, ये कभी भी बदल जाता है। ये पेडागॉगी आधारित है करिकुलम, और सिलेबस परीक्षा की दृष्टि से बना हुआ है। करिकुलम नियम के अनुसार चलता है, सिलेबस बहुत डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, क्योंकि उसमें से चीज़ों को, अब भारत के बारे में जानकारी प्राचीन काल की होनी चाहिए, करिकुलम कह के निकल गया। अब चलिए, अब भारत के बारे में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक 11-12 के बच्चों को जानना चाहिए। तो आ गया एंशिएंट, अब उसमें एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मेडिएवल में क्या पढ़ना है, मेडिएवल हिस्ट्री में, मॉडर्न में क्या पढ़ना है, डिटेल बताइए। और हर सब्जेक्ट में हो जाता है। तो पेडागॉगिकल नेचर का है और ये परीक्षा की दृष्टि से बना है, ये नियम से चलता है। अब एक प्रिंसिपल के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, करिकुलम या सिलेबस? तो सिलेबस, आपकी ड्यूटी यही है कि सिलेबस को समय पे ठीक से ख़त्म कराना, करिकुलम से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो कोई पूछता है कि एक प्रिंसिपल के लिए व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पना अवधारणा में, मतलब संकल्पना या जिसको अवधारणा भी बोलते हैं, और वर्सेस टेक्नोलॉजी, क्या शिक्षा में जरूरी है? तो शिक्षा सदैव कॉन्सेप्ट की ओर चलती है, अंडरस्टैंडिंग की ओर चलती है, संकल्पना या अवधारणा की ओर चलती है। लेकिन संकल्पना और अवधारणा, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट में आप टेक्निक यूज करते हैं। तो टेक्निक इज ए सबसेट, इसका एक पार्ट होता है कि कैसे किसी कंसेप्ट को हम, कितना जल्दी वो अंडरस्टैंड कर जाए, कितना जल्दी वो सीख जाए, ऐसे ऐसे फार्मूले बनाना, ऐसे ऐसे चीज़ों को बनाना, ये टेक्निक है। तो बहुत टेक्निक का बहुत ज़रूरी नहीं है। शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा, अंडरस्टैंडिंग को साउंड करनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कैसे तैयार करेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा क्या है? जो आप पढ़ाते हैं उसी का MCQ है, और आज CBSE में MCQ है। तो हर चीज़ को MCQ के ओरिएंटेशन में हम बच्चों को बताएंगे कि सबके MCQ
स्टाइल में समझो, यानी किसी भी फैक्ट्स को आप ठीक से लिखकर समझकर चलो, ताकि ये फैक्ट किसी भी रूप में आ सकता है, और उसका प्रैक्टिस कराते रहिए। हर सब्जेक्ट का क्विज कंपटीशन कराते चले जाइए। अगर 2 सेक्शन है, सेक्शन के बीच नहीं तो एक एज ग्रुप बना दीजिए कि लेकर 9वीं से 12 का एक पूरा मिक्स कर दीजिए, और उसमें से बच्चे अल्फ़ाबेटिकली या जैसे मैंने छांट के क्विज करा दीजिए हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, साइंस, मैथ, बायो, सोशल साइंस, तो कंपटीशन की तैयारी हो जाएगी। सबसे बढ़िया कि आप सैटरडे को एक पीरियड रखिए और उसमें क्विज कराइए। पुअर परफॉर्मेंस में प्रिंसिपल की भूमिका, ये तो सारी बातें पुअर परफॉर्मेंस में ही थी। ये अच्छी तरह आप समझ गए कि अगर आप डायग्नोसिस करेंगे, उसका डायग्नोज कर लिए रहेंगे और समय समय पर ऐसे करेंगे, तो पुअर परफॉर्मर भी आगे निकल जाएगा, उतना पुअर नहीं रहेगा। रैगिंग से बच्चों का मरना, ये रैगिंग आपका सब्जेक्ट नहीं है, इस पे बोलने की हमको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर बच्चों को रैगिंग से मरता है तो प्रिंसिपल का दायित्व है कि पहले वो पुलिस को खबर करेगा, पेरेंट्स को खबर करेगा। चूँकि मैटर लॉ एंड ऑर्डर का, तो पेरेंट्स आके पुलिस को खबर करे तो बहुत घातक आपके लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिस्टम को इन्फॉर्म कर देना है, लॉ एंड ऑर्डर को करना है, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली पेरेंट्स को बताना है अगर डेथ हो गया तो। बाद में इंक्वायरी कमेटी बनाइएगा आप, फिर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, तो बड़ी लंबी बात है, पूछेगा भी नहीं। सर्कुलर के अलावा स्कूल में भलाई के लिए क्या कर सकते, बता तो दिए कि सर्कुलर के अलावा आप क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा जो भी है वो करिकुलम आप लगा देंगे तो सर्कुलर के अलावा काम हो जाएगा। सर्कुलर तो कहेगा नहीं कि स्कूल टाइम के बाद आप लाइब्रेरी खोलिए, खेल का मैदान या ट्रेनिंग कराइए, अलग अलग चीज़ों पे कुछ कंपटीशन करा दीजिए, तो ये सब तो कहेगा नहीं। तो सर्कुलर तो अपने रोल मोड पे चलेगा, टाइम से चलेगा, तो सर्कुलर से पहले और बाद आप सब कुछ करा सकते हैं। तो जय हिंद। इसी ढंग से प्रश्न भेजते रहिए, और फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि वाइस प्रिंसिपल में के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, 9,999 रुपये हैं, लोगों को बताइए। और एक दो बातों से दुखी होते हैं हम कि कुछ टीचर एक टुकड़ों में इंटरव्यू अभी कराना चाह रहे हैं और वो बार्गेन करते हैं। अरे उन लोगों को बताइए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड की क्या संस्कृति रही है और कहाँ हम कुछ ले रहे हैं। अगर ऐसा किसी टीचर को लगता है कि वो पे नहीं कर सकते हैं और बहुत मजबूर हैं, तो ज़रूर संपर्क करें, उनके लिए मैं कुछ अलग व्यवस्था कर दूंगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन नियम और कानून से बाहर नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकता है। अपने विधान से बाहर मैं नहीं चलूँगा, चूँकि ये नैतिकता का मामला है। जय हिंद।